प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम कन्यादान कविता के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। प्रश्न अभ्यास भावार्थ पर आधारित है। भावार्थ आपको बताए जा चुके हैं। अब बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से इन प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा? कन्यादान कविता नारी जागृति, नारी जागरण से संबंधित है। कवि का उद्देश्य स्त्री को जगाना है। ठीक है, स्त्री को उसके कर्तव्य बोध की भावना को याद दिलाना है। स्त्री को उसकी खुशी को याद दिलाना है, उसके अधिकारों को याद दिलाना है, किस तरह से वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है, अपने अधिकारों को जान सकती है और उन अधिकारों को पाने का प्रयास कर सकती है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी है। माँ एक स्वयं स्त्री है। माँ भी वैवाहिक जीवन जी रही है। तो जिस तरह विवाह होने के पश्चात उसे जीवन के कड़वे अनुभव मिले और उन कड़वे अनुभवों से उसने सीखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि वैवाहिक जीवन कैसा होता है, वैवाहिक जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, किस तरह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, किस तरह जीवन के कड़वे अनुभवों को झेलना पड़ता है। तो वह स्त्री सब कुछ झेलते हुए एक अनुभवी स्त्री की भांति अपनी बेटी को भविष्य की कठिनाइयों, भविष्य की मुसीबतों से आगाह कर रही है, सचेत कर रही है और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट न करने के लिए कहती है और सावधान करती है किस तरह से एक कमज़ोर स्त्री का, एक कमज़ोर औरत का लोग शोषण, पुरुष शोषण करता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दशा बहुत ही दयनीय है। तो जो स्त्री कमज़ोर होगी उसका शोषण होगा, उस पर अत्याचार होगा। ये बात माँ अपनी बेटी को समझा रही। दूसरा प्रश्न था, आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया? तो एकदम आसान सा प्रश्न है। इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया। इतिहास गवाह है, सदियों से अत्याचार होते रहे और अत्याचारों को झेलती हुई स्त्री अपने वजूद को स्थापित करने में लगी हुई है, अपने सम्मान को बचाने में लगी हुई है। समाज द्वारा नारियों पर जो अत्याचार किए गए वह इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक स्त्री अपने ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, सबका पेट भरती है, सबके पेट की भूख को मिटाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहने पड़ते हैं। उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है, अर्थात उचित दहेज न मिलने पर, मुँह मांगा दहेज न मिलने पर
पहले उसको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जब वह विद्रोह करती है अत्याचारों अपमानों को सहते सहते, तो उसे मौत की गोद में सुला दिया जाता है। यह समाज की कड़वी हकीकत है, इससे हम सब परिचित हैं। तो इन सामाजिक भयावह खबरों को भी सत्य बनाने का प्रयास लेखक करना चाहते हैं। और लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि कैसे समाज में हो रहे जो अत्याचार हैं उनसे एक स्त्री उबर सकती है, उनसे एक स्त्री निपट सकती है। ठीक है, तो ये आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की जो वास्तविक स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है, जिसमें उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। घरेलू कामकाज को संभालने के बावजूद, सबकी परवरिश सेवा करने के बावजूद, सब की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरने के बावजूद उसे अत्याचार की आग में जलना पड़ता है, अपमान की आग में जलना पड़ता है। यह समाज की कड़वी सच्चाई है। अंततः उसे दहेज की आग में जला भी दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा खंड, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? बेटी अभी सयानी नहीं है। पहले बाल विवाह हुआ करते थे, किशोरावस्था में ही लड़कियों को ससुराल भेज दिया जाता था। उसका भी कारण था। हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने जो परंपरा बनाई उसका भी एक महत्व था। शायद महत्व इसलिए था कि देश हमारा पराधीन था और पराधीन भारत में स्त्रियों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। तो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए माँ बाप अपनी बेटी को सयानी होने नहीं देते थे, उसके पहले उसे अपने घर भेज देते थे, जिससे उनकी इज्जत बची रहे और उनकी आंखों के सामने यह डरा देने वाला जो सच है वो सामने ना आए। इससे माँ बाप बचना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज या मुसलमान शासक जो भी भारत पर आक्रमण किए, उन्होंने सबसे पहले भारत की अस्मिता, भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान को कुचलने की कोशिश की। उसका रिजल्ट था कि वे स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। तो बेटी भी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी, वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी, बेखबर थी, अपरिचित थी। माया नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वे सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र आभूषणों का प्रलोभन दिया जाता था और वस्त्र, नए नए वस्त्र खरीद करके, नए नए आभूषण खरीद करके, उन्हें लालच दे करके, उन्हें लोभ दे करके उन्हें सताया जाता था। दिन भर उनसे काम करवाए जाते थे और अपने भोलेपन के कारण वह स्त्री उस दलदल से निकलने का प्रयास भी नहीं करती थी और जीवन भर उस घर गृहस्थी की चक्की को पीसते पीसते अपने व्यक्तिगत आज़ादी को होम कर देती थी, अपनी व्यक्तिगत आज़ादी को बलिदान कर देती थी। इस तरह से यह सामाजिक घोर अन्याय था। हालांकि आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज बहुत सुधार है इसमें। आज स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उन्हें अपना अधिकार लेना आता है और ये अबला पहले थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सबला बनने की ओर अग्रसर हैं। और आज तो हर क्षेत्रों में, चाहे वो भले ही नौकरी के लिए, पुरुष के लिए ही उस क्षेत्र जाने जाते रहे हों, पुरुषों से नौकरियां छीन रही हैं औरतें
और आज कहीं पुरुषों से पीछे रहने की बात ही छोड़ दीजिए, तो पुरुषों से आगे निकल रहे हैं। फिर भी अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जो विशाल जी ने पूछा था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पाठक माने पढ़ने वाला, कविता मतलब जीवन, जीवन रूपी कविता। जीवन रूपी कविता को लय, कुछ लय जानती थी, उसको गाने का कुछ लय जानती थी, कुछ तुक मिलाना जानती थी पढ़ने के लिए कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। मतलब क्या कि जीवन के मधुर पक्षों का ज्ञान था उसे जीवन के सुखद पक्षों का ज्ञान था कि विवाह के पश्चात उसे अमुक अमुक सुख मिलेंगे, लेकिन विवाह के पश्चात उसे दुख कौन कौन से मिलने हैं, अपमान कौन सा मिलना है, उपेक्षा कौन सी मिलनी है, अनादर कौन सा मिलना है, हमें किन किन उम्मीदों पे खरा उतरना होगा, इन सब बातों से वह बालिका अनभिज्ञ रहती थी। इसीलिए उसे पाठिका कहा। धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा? जब धुंधले प्रकाश में आप पढ़ेंगे तो आप आधा अधूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको साफ दिखाई तो देगा नहीं। तो 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। मतलब यही है कि जीवन की जो वास्तविकता है, कुछ पक्षों का तो आप ज्ञान आप कर ले रहे हैं कि हाँ हमें जीवन में इन अच्छे पलों को भोगने का अवसर मिलेगा, लेकिन उसी जीवन के कुछ कड़वे जो पक्ष हैं, कड़वाहट भरे पक्ष हैं, उनको आप समझ नहीं पा रहे, उनको आप पढ़ नहीं पा रहे। जब पढ़ नहीं पा रहे तो वहीं धुंधले प्रकाश में पढ़ना होगा। जीवन को पढ़ना, कविता को पढ़ना नहीं, जीवन को पढ़ना। जीवन के अच्छे पक्षों को तो पढ़ पा रहे हैं, चूंकि भोगे हैं, सुख के क्षण भोगे, सुख के पक्ष को पहचान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कम प्रकाश में जो जीवन के दुखद पक्ष हैं, तनाव भरे पक्ष हैं, कड़वाहट भरे पक्ष हैं, उनको पढ़ने में वह बालिका कामयाब नहीं हो पाती थी। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डरता है। वे निम्नलिखित हैं। वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। वह अपने भावी जीवन कल्पनाओं में खोई हुई है, और एक बालिका विवाह के पहले जो कल्पनाएं करती है वह सुखद कल्पनाएं करती है। कोई बालिका कभी दुखद कल्पनाएं नहीं करती है, इसलिए वह भावावेश में डूबी रहती है, भावना के अतिरेक में डूबी रहती है, और जीवन की सच्चाइयों से अनभिज्ञ होती है, अनजान होती है, अपरिचित होती है। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर जो बंधन डाले जाते हैं, जो शासन किया जाता है, जिस तरह के बंधन लगा करके उन्हें कैद कर दिया जाता है गुलामी की जंजीरों में, उनसे वह बिल्कुल अपरिचित होती है, और इसी भोलेपन का फ़ायदा उठा करके लोग उस पर तरह तरह के अत्याचार भी करते हैं। चौथा प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? या माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस करती है। उसके जाने के बाद बिल्कुल वह खाली हो जाएगी, और बचपन से जिस पुत्री को पाला पोसा और एक संचित बचा कर रखने वाली पूंजी की तरह संभाला, आज वह पूंजी उसके हाथ से जबरन कोई छीन के ले जा रहा है। उसके कन्यादान के रूप में वह बेटी चली गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। पांचवा प्रश्न क्या है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दे रही है कि माँ बेटी को कहती है कि हे बेटी, अपनी सुंदरता पर कभी गर्व न करना, और गर्व करे कभी रीझना मत, बहुत ज़्यादा खुश मत होना। दूसरी सीख देती है कि माँ अपनी बेटी को कहती है कि दुख से पीड़ित होकर कभी आत्महत्या मत करना, अपने जीवन को नष्ट करने की बात ना सोचना। तीसरी सीख देती है कि बेटी, धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहना। ससुराल वाले तुम्हें नए वस्त्र और नए आभूषण की लालच देंगे, उस लालच में पड़ करके अपने जीवन के वास्तविक सुखों को, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को
दांव पर मत लगाना। चौथा सीख ये देती है कि सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में मत फंसना, बंधनों में न पड़ना। यह भी सीख एक बेटी को एक माँ देती है। असना विभक्ति क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु, निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि उसका भावनात्मक संबंध है, इमोशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, दान वस्तुओं का होता है, व्यक्ति का, मनुष्य का नहीं होता। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायी होता है, दुख का कारण बनता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। विवाह उसी से करवाएं जो आपकी पुत्री के योग्य हो और खुद को आपका ऋणी समझे कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को उन्हें दिया है। ठीक है, अब जो समथिंग टू डू वाला प्रश्न है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। चर्चा करना है इस विषय में क्लास में। समाज में उसी नारी की प्रशंसा होती है जो लज्जाशील और शर्मीली होती है। लज्जा और शर्म यही दो स्त्री के आभूषण माने जाते हैं, जबकि यही लज्जा और यही शर्मीलापन नारी की आज़ादी के बंधन है। नारी का जो व्यक्तित्व है इन्हीं बंधनों में जकड़ कर रह जाता है, और जब नारी इन बंधनों को त्याग कर देती है तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। आखिर पुरुष को बेहयाई की छूट क्यों है? पुरुष को निर्लज्जता की छूट क्यों दी जाती है? बेशर्म होने की छूट क्यों दी जाती है? और स्त्री को क्यों इसके बंधन में जकड़ा जाता है? जब स्त्री को जकड़ा जा रहा है तो पुरुष को भी जकड़ा जाना चाहिए। पुरुष के लिए भी लज्जा का बंधन होना चाहिए, शर्म का बंधन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? यह क्वेश्चन मार्क है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है समाज की व्यवस्था के ऊपर। इसीलिए शायद नारियां विद्रोह कर रही हैं और शर्म और लज्जा को त्याग करके समाज में हर ओर आगे निकल रही हैं। कन्यादान कविता से कुछ संबंधित कविता और लिखनी है आपको, तो आप एक कविता अपने मन से भी लिख सकते हैं, नेट से भी खोज के लिख सकते हैं। यहाँ कविता लिखी हुई है, जरूरी नहीं किसी कविता को लिखें, आप कविता कोई भी लिख सकते हैं, कन्यादान से संबंधित होनी चाहिए बस। कुछ प्रश्न और। माँ ने बेटी को जीवन के कटु सत्यों से परिचित क्यों कराया? माँ की अनुभवी आंखें जानती हैं कि बेटी भोली और नादान है। उसे विवाह के पश्चात सुखद पलों का एहसास तो है, पर वह कटु सत्यों से परिचित नहीं है। माँ बेटी का भविष्य सुरक्षित चाहती है, इसलिए उसे जीवन के कटु सत्यों से परिचित कराती है। माँ द्वारा बेटी को ऐसी सीख देने का क्या उद्देश्य है? बेटी के भावी जीवन को सुखद बनाना, जीवन के यथार्थ और कटु सत्यों से परिचित कराना, ताकि वह सजग व सचेत रहे, शोषण का शिकार न हो सके। इसीलिए माँ बेटी को सीख देना चाहती है। लड़की के सयानी न होने का तात्पर्य क्या है? लड़की को दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ की चिंता है कहीं प्यार, कहीं प्रशंसा के छलावे में आकर, छल में आकर ससुराल वालों की जायज़ नाजायज़ इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में बेटी ससुराल वालों के मनमाने अत्याचारों को न सहे। कवि ने आग और पानी के प्रतीकों का क्या स्पष्ट किया है? आग और पानी जीवन के प्रतीक हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, परंतु ये केवल जीवन देने वाले ही नहीं बल्कि जीवन लेने वाले भी हैं। इसलिए इनसे आगाह रहने की सलाह दी, इनसे सचेत रहने की सलाह दी, इनसे सावधान रहने की सलाह दी। आग और पानी जीवन देते ही नहीं बल्कि जीवन लेते भी हैं। कवि के अनुसार कोमलता के गौरव की सच्चाई क्या है? कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा होता है। यही लड़की जैसा दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कविता में मुख्य रूप से कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? कन्यादान कविता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। हमारे समाज द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान ग्रहण लिए जाते हैं वे आदर्श के रूप में बंधन होते हैं। कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है।
कन्यादान किस प्रकार कविता है? कन्यादान शिक्षाप्रद कविता है। इस कविता में माँ बेटी को उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर रही है, जिससे बेटी ससुराल में सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? समाज की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है इसमें दहेज के लिए लड़की को जलाकर मार दिया जाता है। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। कई बार लड़कियां इतनी पीड़ित और दुखी हो जाती हैं कि वे स्वयं को आग के हवाले कर देती हैं, इस तरह अपने जीवन को नष्ट कर डालती हैं। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा? सुंदर परिधान और आभूषण दोनों ऐसे आकर्षण होते हैं जो स्त्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं। ससुराल वाले इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं और नई नवेली बहू को वस्त्र आभूषण प्रदान करके अपना झूठा प्यार दिखाते हैं और उसका भोलापन उन पर सहज विश्वास कर लेता है। इन दोनों चीज़ों और उनसे उचित अनुचित कार्य करवाने में सफल होते हैं तथा अपनी आज़ादी खो देने के कारण उसके जीवन में बंधनों का अंबार लग जाता है, जिससे वह उबर नहीं पाती है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।